बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण पढ़ा था। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के उदाहरण होते हैं सोना और चांदी। द्रव का उदाहरण अपन पानी भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, और गैस का उदाहरण है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आज बच्चों अपन जो पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक वर्गीकरण। बच्चों, इस टॉपिक को अपने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बड़ी बड़ी क्लास में जाने के बाद भी इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपके एक एक चीज क्लियर होगी। तो रासायनिक वर्गीकरण ठोसों का अपन पढ़ रहे हैं। रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ। क्या नाम है? शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और दूसरा है मिश्रण। मिश्रण को अपन बोलते हैं मिक्सचर। अब शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? बच्चों ध्यान रखना, ये टॉपिक है, ये बच्चे बड़ी बड़ी क्लासों में जाने के बाद भी इनके दिमाग से स्लिप हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, इनमें कंफ्यूजन चलता रहता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक एक चीज क्लियर होगी। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? सुनना बच्चों, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक, बोला है मैंने, क्या बोला है? एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने होते हैं। अभिकर्मक बोला है मैंने, परमाणु अणु नहीं बोला है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने होते हैं। तो मैं यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब यहां पे एक वर्ड आया अभिकर्मक। क्या वर्ड आया है? अभिकर्मक। बच्चों, तो अभिकर्मक को अपन को समझाने के लिए शुद्ध पदार्थ को अपन को विभाजित करना जरूरी है। उसको अपन यहां पे अच्छे से समझेंगे। तो शुद्ध पदार्थ को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। शुद्ध पदार्थ को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग होता है तत्व, और दूसरा भाग होता है यौगिक। तत्व को अपन इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, और यौगिक को अपन कंपाउंड बोलते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हैं, उसे तत्व कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व का उदाहरण लेता हूं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, बिस्मिथ है, ये खाली नॉर्मल ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। बच्चों समझ में आ गया होगा। दूसरी डेफिनेशन है यौगिक की। दो या दो से अधिक परमाणुओं का, अब यहां पे एक ही परमाणु नहीं है, यहां पे कितने परमाणु है? दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग। दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग होने पर यौगिक का निर्माण होता है। तो यौगिक की परिभाषा लिखता हूं, दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनता है। बच्चों ध्यान रखना, यौगिक कैसे बनता है? कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग से यौगिक बनता है। तो यौगिक का जो उदाहरण दे रहा हूं वो ध्यान रखना। जैसे यौगिक का उदाहरण है H2O, दूसरा उदाहरण है CO2। तो यहां पे बच्चों ध्यान रखना, यौगिक के अंदर कितने परमाणु हैं? दो या दो से अधिक परमाणु है, उनका एक निश्चित अनुपात में संयोग है। आप देखोगे जल के अणु को
आप कहीं से भी प्राप्त करो, चाहे नदी से प्राप्त करो, चाहे कुएं से प्राप्त करो, चाहे तालाब से प्राप्त करो, वहां पे ऑक्सीजन की संख्या 1 होगी और हाइड्रोजन की संख्या 2 होगी। मतलब यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। मतलब एक निश्चित अनुपात में संयोग हुआ है। निश्चित अनुपात में संयोग होने पर यौगिक का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का। अब बच्चों कंफ्यूजन ये रहता है कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि सर आपने जब परिभाषा बताई थी उसमें आपने ये लिखा था वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से बने होते हैं, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, और यहां पे अपन लिख रहे हैं 2 या 2 से अधिक परमाणु। लेकिन बच्चों ये दोनों परिभाषा, ये तीनों परिभाषा एक ही है। अपन उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने तत्व का उदाहरण लिया, तत्व के लिए मैंने क्या लिया, एक पात्र लिया, एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी, हाइड्रोजन गैस। बच्चों ध्यान रखना, तो हाइड्रोजन गैस होगी तो इस पात्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही अणु होंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के ही अणु होंगे। बताओ एक ही प्रकार का अभिकर्मक है या नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन ही अभिकर्मक है। यहां पे केवल कौन सा अभिकर्मक है, हाइड्रोजन ही अभिकर्मक है। इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ कार्बन नहीं मिली हुई है। और अपन अब लेते हैं यौगिक की बात। यौगिक भी क्या है यहां पे, अब दूसरा पात्र लेते हैं, दूसरे पात्र के अंदर मैंने जल भरा, जल। तो बच्चों ध्यान रखना, जल भरा तो इस पात्र के अंदर जल ही होगा, केवल जल के अणु ही होंगे, केवल और केवल जल के अणु ही होंगे, जल के साथ कोई दूसरा अणु मिला हुआ नहीं होगा। तो जल है वो एक ही अभिकर्मक कहलाता है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो, जिसके अंदर एक ही प्रकार के अभिकर्मक हो। जैसे हाइड्रोजन, 2 पात्र लिए थे, एक के अंदर हाइड्रोजन थी, तो हाइड्रोजन 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 ही होगी, तो वे तत्व की श्रेणी में आ गए। और यौगिक, यौगिक के अंदर मैंने जल का उदाहरण लिया, दूसरे पात्र के अंदर मैंने जल लिया, तो उस पात्र के अंदर जल 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 का ही अणु होगा, एक ही प्रकार का अभिकर्मक होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तत्व या यौगिक में? तत्व की परिभाषा है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन के पात्र के अंदर केवल हाइड्रोजन 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 के परमाणु होंगे, दूसरे परमाणु नहीं होंगे। लेकिन यौगिक की परिभाषा क्या है, जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग होना, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात में संयोग होना। जैसे मैंने जल का उदाहरण लिया, जल कहाँ है, चाहे आप कुएं से प्राप्त करो, चाहे आप नदी से प्राप्त करो, चाहे आप तालाब से प्राप्त करो, वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा एक समान ही रहता है। तो बच्चों अपन ने इस वीडियो में अपन ने शुद्ध पदार्थ की परिभाषा बताई। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। अब आपके मन में 1% भी डाउट नहीं रहेगा, जो एक ही प्रकार का अभिकर्मक होना चाहिए उसे अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब अपन बात करते हैं मिश्रण की। किसकी बात करते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक उपस्थित हो, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, मिश्रण की परिभाषा क्या है, मिश्रण कहते हैं जिसके अंदर कितने अभिकर्मक होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा अभिकर्मक होते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, बच्चों ध्यान रखना, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जब मिश्रण के अंदर सभी अवयव का संगठन सभी जगह एक समान हो। जब मिश्रण के अंदर सभी अवयव का संगठन सभी जगह एक समान हो, उसे अपन समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जब मिश्रण के अंदर सभी अवयव का मिश्रण, सभी अवयव का संगठन, सभी अवयव का संगठन तो बच्चों
समांगी मिश्रण की परिभाषा बताई कि जब मिश्रण में सभी अवयव का संगठन एक समान हो, सभी अवयव का संगठन एक समान हो। विषमांगी मिश्रण की परिभाषा, जब सभी अवयव का मिश्रण में संगठन असमान हो। मैं परिभाषा यहां पे लिख देता हूं, फिर आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। तो मिश्रण की परिभाषा, समांगी मिश्रण की परिभाषा बता रहा हूं, ध्यान रखना। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, मिश्रण में सभी अवयव का संगठन एक समान हो तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। सभी अवयव का संगठन एक समान हो। बच्चों कैसे, इसका उदाहरण बताता हूं। आपने क्या लिया, पानी लिया, एक पात्र लिया, पात्र के अंदर पानी लिया, इस पानी के अंदर आपने शक्कर को घोल दिया। किसको घोल दिया? शक्कर को घोल दिया। पानी है, एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शक्कर को घोल दिया। मतलब इसके अंदर दो अभिकर्मक हो गए, शक्कर और पानी, दो अभिकर्मक हो गए। लेकिन ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि जब पानी के अंदर शक्कर घुल जाएगी तो शक्कर और पानी के मिश्रण को आप ऊपर से लोगे तो भी शक्कर और पानी प्राप्त होगा। अगर आप बीच से लोगे तो भी शक्कर और पानी का संगठन एक समान होगा। अगर आप नीचे से लोगे तो भी शक्कर और पानी का संगठन एक समान होगा। मतलब आप शक्कर और पानी के मिश्रण को इस कहीं से भी लीजिए तो उनका संगठन एक समान होगा। तो उसको अपन कहते हैं समांगी मिश्रण। उसको अपन क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या आता है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ध्यान रखना, जब मिश्रण में सभी अवयव का संगठन असमान हो। क्या हो बेटा? असमान हो। मिश्रण में सभी अवयव का संगठन असमान हो, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कि मिश्रण में सभी अवयव का संगठन असमान हो। इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मैंने एक पात्र लिया, पात्र के अंदर मैंने पानी रखा, या पात्र के अंदर मैंने पानी डाला और उस पानी के अंदर मैंने मिट्टी को घोल दिया या रेत को घोल दिया। तो आप मिट्टी और रेत को घोलोगे, इस पात्र के अंदर मैंने पानी, जल प्लस मिट्टी, जल प्लस मिट्टी। अब इसका जो संगठन देखोगे आप, जल और मिट्टी का संगठन ऊपर से अलग होगा, जल और मिट्टी का संगठन बीच में अलग होगा, जल और मिट्टी का संगठन नीचे अलग होगा। तो संगठन तीनों जगह अलग अलग प्राप्त होता है। उसे अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण, जो एक समान नहीं दिखता है। समांगी मिश्रण है, जैसे शक्कर और पानी को आप घोलोगे तो मिश्रण एक समान दिखेगा, पूरा घुला हुआ दिखेगा शक्कर। लेकिन जब आप पानी के अंदर आप रेत को डालोगे या मिट्टी को डालोगे तो मिश्रण असमान रूप से दिखता है। उसको अपन कहते हैं विषमांगी मिश्रण। तो बच्चों अभी अपन ने समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण की परिभाषा क्या थी? जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक हो। देखो यहां पे भी दो अभिकर्मक है, कौन कौन है? शक्कर और पानी। यहां पे भी कितने अभिकर्मक है? दो अभिकर्मक है। लेकिन ये भी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है समांगी और दूसरा है विषमांगी। तो बच्चों अपन ने मिश्रण के बारे में पढ़ लिया। अब जो नया टॉपिक अपन लेते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। क्या लेते हैं? रासायनिक संयोजन के नियम। तो सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम आए क्यों? रासायनिक संयोजन के नियम आए क्यों? तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है या जब किसी अपन यौगिक का अध्ययन करते हैं, जब किसी यौगिक का अध्ययन करते हैं तो उसमें अणु और परमाणु की आपस में व्यवस्था भी होती है। अणु और परमाणु की व्यवस्था को समझाने के लिए, यौगिक का अध्ययन करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए 4 नियम प्रतिपादित किए गए।
जिसको अपन कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम, जिसको अपन क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। ये नियम 4 है। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बच्चों सबसे पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये बहुत इजी रूल है, बिल्कुल इजी नियम है, इसको अपन पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार द्रव्य मतलब पदार्थ को या द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसका नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसको नष्ट कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो अपन नियम लिखते हैं, इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, बच्चों इस नियम को समझने के लिए अपने को एक प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रयोग को अपन यहां पे समझेंगे। द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो प्रयोग क्या है? मैंने एक पात्र लिया या बीकर लिया, उस बीकर के अंदर मैंने सोडियम सल्फेट भर दिया। क्या भर दिया बच्चों? सोडियम सल्फेट भर दिया। मैंने एक बीकर लिया या एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर मैंने सोडियम सल्फेट भर दिया। अब इस पात्र के ऊपर मैंने एक परख नली लगाई। क्या लगाई? परख नली, टेस्ट ट्यूब, परख नली लगाई, जिसको यहां पे मैंने धागे से बांध लिया, धागे से पकड़ के रखा हुआ है। इस परख नली के अंदर मैंने कैल्शियम क्लोराइड भरा। क्या भरा बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड। क्या भरा? कैल्शियम क्लोराइड। अब बच्चों देखो, इस प्रयोग को अपन समझ रहे हैं। फिर अपन ने कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है उसका द्रव्यमान नापा, रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले इसका द्रव्यमान ज्ञात किया। तो मैंने माना कि इसका द्रव्यमान आया 300.5 ग्राम। इसका द्रव्यमान कितना आया? 300.5 ग्राम। अब मैंने क्या किया, इस पात्र के अंदर जो ये बीकर था, इस बीकर के अंदर धागे से परख नली को उल्टा कर दिया। तो सोडियम सल्फेट है, ध्यान रखना बच्चों, धागे से परख नली को उल्टा कर दिया। तो सोडियम सल्फेट के साथ कैल्शियम क्लोराइड की अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपन ने धागे को के साथ परख नली को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, इसके अंदर डुबा दिया। तो अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। किस किस की? सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ होगी। तो बच्चों जब सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ होती है, तो एक तो बनता है कैल्शियम सल्फेट। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट, और साथ में बनता है NaCl। क्या बनता है? NaCl। मतलब इस पात्र के अंदर अपने को उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? उत्पाद। अब ये तो था क्रियाकारक, ये क्या था? क्रियाकारक, जो आपस में क्रिया करने वाले थे, और ये प्राप्त हुआ अपने को उत्पाद। अब इनका द्रव्यमान अपन ने ज्ञात किया, तो इनका द्रव्यमान भी आया 300.5 ग्राम। बताओ, तो पहले का द्रव्यमान, क्रिया करने से पहले का द्रव्यमान और क्रिया करने के बाद का द्रव्यमान अगर समान प्राप्त होता है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षित रहता है, इसे कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर अपन ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्थिर अनुपात के नियम को, गुणित अनुपात के नियम को और व्युत्क्रम अनुपात के नियम को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।